हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज अपने जियोग्राफी के चैप्टर 8 निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये नया चैप्टर है, इसको शुरू करते हैं और आगे पढ़ते हैं। देखो, चैप्टर का नाम है निर्माण उद्योग, है ना। इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो खनिज संसाधनों से संबंधित था। उससे पहले वाला चैप्टर जल संसाधन से, और उससे पहले वाला चैप्टर कृषि से संबंधित था। यानी अब तक जो अपनों चैप्टर किए हैं ना, वो ज़्यादातर अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर से संबंधित क्षेत्र थे। और जो अब हम चैप्टर करने वाले हैं वो एक तरीके से द्वितीय सेक्टर से संबंधित हो गए। भाई, अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर होते हैं, वैसे तो होते तो ज़्यादा 5 तक चले जाते हैं, लेकिन मेन सेक्टर की बात करें तो अर्थव्यवस्था में कितने सेक्टर होते हैं? 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। ठीक है, आज अपने पढ़ेंगे द्वितीयक सेक्टर के बारे में। यानी द्वितीय सेक्टर में जो निर्माण उद्योग होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम निर्माण उद्योग है ना, तो निर्माण उद्योग के बारे में अपने पढ़ते हैं। तो चलो चैप्टर शुरू करते हैं और धीरे धीरे आगे पढ़ते हैं। देखो, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। कृषि उत्पादों जैसे कि गेहूं, धान आदि हमारे उपयोग करने से पहले आटा या चावल के रूप में तैयार किए जाते हैं। लेकिन रोटी और चावल के अतिरिक्त हमें कपड़ों, पुस्तकों, पंखों, कारों, दवाइयों आदि की भी आवश्यकता होती है, जिनका निर्माण विभिन्न प्रकार के उद्योगों में होता है। देखो, आधुनिक समय में जो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, और ये उद्योग धंधे एक बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं और कुल राष्ट्रीय संपत्ति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। देखो, उद्योगों में क्या होता है, उद्योगों में कच्चा माल यूज होगा, कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाएगा। भाई, अगर प्राथमिक सेक्टर की बात करें तो प्राथमिक सेक्टर में किसी चीज़ का उत्पादन होता है तो वो प्रकृति से रिलेटेड होता है, फिर चाहे वो खनिज संसाधन हो चाहे वो कृषि हो। लेकिन कृषि या खनिज संसाधन में जो कच्चा माल हमें प्राप्त होता है, उस कच्चे माल को प्रोसेस करके हम तैयार करके तैयार माल बना देते हैं। ठीक है, और ये काम कहाँ होता है? उद्योगों में होता है। और ऐसे उद्योगों को एक तरीके से निर्माण उद्योग बोल दिया जाता है, और ऐसे कार्यों को विनिर्माण कार्य भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो चलो आगे करते हैं अपने। देखो, अगला टॉपिक है अपना उद्योगों के प्रकार। यानी उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे तो उद्योगों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे ना। देखो, उद्योगों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। आकार, पूंजी निवेश और श्रम शक्ति के आधार पर उद्योगों को वृहत, मध्यम और लघु कुटीर उद्योगों में वर्गीकृत किया जाता है। देखो, आकार आकार यानी उद्योग कितना बड़ा है, पूंजी निवेश यानी उसमें मशीनरी कितनी लगी हुई है, श्रम शक्ति यानी मजदूर वगैरह कितने लगे हुए हैं। इसके आधार पे उद्योगों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटेगा। सबसे बृहत उद्योग यानी सबसे बड़े उद्योग हो गए, फिर मध्यम आकार के उद्योग हो गए, फिर लघु और कुटीर यानी छोटे आकार के उद्योगों में वर्गीकृत किया जाता है। अगर स्वामित्व के आधार पर बात करें तो उद्योगों को सार्वजनिक सेक्टर, व्यक्तिगत सेक्टर, मिश्रित और सहकारी सेक्टर में विभक्त किया जाता है। यानी सार्वजनिक सेक्टर वो सेक्टर हो गए जिसमें जो स्वामित्व होता है उद्योग का किसके पास होता है? सरकार के पास। व्यक्तिगत सेक्टर में स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होगा, जबकि मिश्रित सेक्टर में सरकार भी और निजी व्यक्ति दोनों मिलकर भूमिका अदा करते हैं। तो अगर स्वामित्व के आधार पर बांटना है तो इस 3 प्रकार में अपने उद्योग को बांट सकते हैं। देखो, आगे कहता है कि सार्वजनिक सेक्टर के उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियां या निगम है, जो सरकार द्वारा निधि प्रदत्त होते हैं। सार्वजनिक सेक्टर में सामान्यतः सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे आते हैं, और उद्योगों का वर्गीकरण उनके उत्पादों के उपयोग के आधार पर भी किया जा सकता है। देखो, सार्वजनिक सेक्टर में स्वामित्व सरकार के पास होता है, तो सरकार अपने पास ऐसे उद्योग रखती है जो देश की सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी जो सामरिक उद्योग होते हैं वो ज़्यादातर सरकार के पास होते हैं। जैसे एक तरीके से रेलवे ले लो या फिर परमाणु ऊर्जा ले लो, तो ये उद्योग किसके पास होंगे? ये सरकार के पास होंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है कि उद्योगों का वर्गीकरण उनके उत्पादों के उपयोग के आधार पर भी किया जाता है। कैसे? एक होता है मूल पदार्थ उद्योग, फिर होता है पूंजीगत पदार्थ उद्योग, मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग और उपभोक्ता पदार्थ पदार्थ उद्योग। यानी मूल पदार्थ का जहाँ पर यूज होगा और उस पर आधारित जो उद्योग होंगे वो मूल पदार्थ उद्योग हो गए। पूंजीगत पदार्थ उद्योग आ जाएंगे, मध्यवर्ती आ जाएंगे और उपभोक्ता आ जाएंगे। इन चारों के बारे में अपने चैप्टर में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, उद्योगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया जाता है। इसके अनुसार ये वर्गीकरण इस प्रकार होगा: कृषि आधारित, वन आधारित, खनिज आधारित
उद्योग द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित। यानी देखो कच्चा माल क्या चीज़ होती है, यानी उद्योगों में जो तैयार माल होगा वो किसी न किसी कच्चे माल से तैयार किया गया होगा, है ना। तो वो कच्चा माल जिस उद्योग में यूज़ होता है उसके आधार पर अगर उद्योग का वर्गीकरण कर देंगे तो इसको बोल देंगे उद्योगों का कच्चे माल के आधार पे वर्गीकरण। ठीक है। देखो आगे कहता है कि उद्योगों का दूसरा प्रचलित वर्गीकरण जो है वो निर्मित उत्पादकों की प्रकृति के आधार पर है। इसमें 8 प्रकार के उद्योग आ जाएंगे। धातुकर्म उद्योग, यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग, रासायनिक उद्योग आ जाएंगे, वस्त्र उद्योग आ जाएंगे, खाद्य संसाधन उद्योग आ जाएंगे, विद्युत उत्पादन उद्योग आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आ जाएंगे या संचार उद्योग आ जाएंगे। आप कभी कभी स्वतंत्र उद्योग के बारे में भी पढ़ते हैं, ये क्या है, उनका संबंध कच्चे माल से है अथवा नहीं, ये सब अपने आगे देखेंगे। तो तैयार माल के आधार पर भी 8 प्रकार के उद्योग बताए गए जो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। वापस देख लो, धातुकर्म उद्योग, यांत्रिकी और इंजीनियरिंग उद्योग आ गए, फिर रासायनिक और संबंध उद्योग आ गए, वस्त्र उद्योग आ गए, खाद्य संसाधन उद्योग आ गए, विद्युत उत्पादन उद्योग आ गए या इलेक्ट्रॉनिक या संचार उद्योग, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है। अगर आगे चलें अपने, तो आगे अगला टॉपिक आता है उद्योगों की स्थिति। इसका मतलब क्या हुआ, यानी उद्योग कहाँ स्थापित किए जाते हैं, यार उद्योगों की स्थिति कैसी होनी चाहिए जहाँ पर उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। तो इससे एक तरीके से हम देखते हैं उद्योगों की स्थिति में, यानी उद्योगों की स्थिति में अपने को बताएगा कि उद्योग की स्थिति कैसी होनी चाहिए, कहाँ पर होनी चाहिए, बाजार से कितना दूर हो, बाजार के पास हो या दूर हो, भाई खानों के कितना दूर हो, कच्चा माल यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिजली पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। तो चलो इसके बारे में अपने पढ़ते हैं। देखो, क्या आप पूर्वी और दक्षिणी भारत में लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति के कारणों का अनुमान लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में कोई भी लोहा इस्पात उद्योग नहीं है। भाई भारत में लोहे की इंडस्ट्री है, ये सारे का सारा एक ही जगह ही केंद्रित है। कहाँ पे, जो दक्षिणी भारत में है और थोड़ी बहुत पूर्वी भारत में। यहीं पर लोहा उद्योग क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पर लोहा पाया जाता है ना, इसी कारण से। लेकिन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात यहाँ पर लोहा उद्योग नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर लोहा निकलता ही नहीं है। पर जहाँ पर लोहा निकलेगा वहीं पर फैक्ट्री लगाएंगे ना, कहीं दूर तो अपने लगाएंगे नहीं फैक्ट्री। तो हमें सहूलियत होगी कि जहाँ से लोहा निकल रहा है वहीं पास में फैक्ट्री लगा लें और माल तैयार कर लें। तो इस कारण से उद्योग धंधे खानों के समीप ही लगते हैं। खाद्यान्न जो होती है जहाँ से कच्चा माल निकलता है उसके पास में उद्योग धंधे लगा लिए जाते हैं। देखो उद्योगों की स्थिति कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि कच्चे माल की उपलब्धता शक्ति हो गया, फिर बाजार, बाजार पास में है दूर है, कितना बड़ा बाजार है, पूंजी यानी मशीनरी कैसी लगी हुई है, यातायात यानी परिवहन की सुविधा है कि नहीं है, श्रम उपलब्ध है कि नहीं है, मजदूर वगैरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना उद्योगों को प्रभावित करती हैं। ठीक है। देखो इन कारकों का सापेक्षिक महत्व समय और स्थान के साथ बदल जाता है। भाई समय और स्थान के साथ कैसे बदल जाता है, देखो कुछ कच्चा माल ऐसा होता है जो समय के साथ अपनी महत्वता खोता जाता है। जैसे आप गन्ना ले लो, अब गन्ने में क्या होगा, गन्ना जब आप ताज़ा ताज़ा काटते हो ना तो उसमें रस की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे टाइम बीतता जाता है तो गन्ने में रस की मात्रा कम होती जाती है। अब अपने को फ़ायदा तो इसमें ही है कि गन्ना काटा, रस की मात्रा उसमें ज़्यादा थी तो फटाफट हमने उसे चीनी उद्योग में ले गए और वहाँ से चीनी बना ली। भाई जितना ज़्यादा रस होगा उतनी ज़्यादा चीनी बनेगी। अगर समय बर्बाद किया हमने तो रस कम हो जाएगा, चीनी कम निकलेगी। इसलिए कुछ उद्योगों में जो कुछ उद्योगों का जो महत्व होता है उस समय से भी डिसाइड होता है, यानी कच्चा माल जितना लेट पहुँचेगा उतना कम बेनिफिट होगा। या फिर स्थान से ले लो, स्थान से तो मैंने आपको बताया कि कहीं पर खेती हो रही है गन्ने की, वहाँ पर गन्ने की अच्छी फसल हो रही है तो वहाँ पर ही गन्ने का उद्योग लगेगा ना। अब ऐसे तो नहीं है कहीं और गन्ने का उद्योग लगा लिया, खेती कहीं और हो रही है तो वहाँ से लेके आ रहे हैं गन्ना, तो इससे तो पेट्रोल का खर्चा ज़्यादा आ जाएगा ना। तो इसलिए समय और स्थान भी उद्योगों को प्रभावित करता है। उसके बाद कच्चे माल और उद्योग के प्रकार में घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक दृष्टि से निर्माण उद्योग को उस स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां उत्पादन मूल्य और निर्मित वस्तुओं को उपभोक्ताओं का वितरण करने का मूल्य न्यूनतम हो। यानी उद्योग कहाँ पर स्थापित करने चाहिए, भाई जहाँ पर उत्पादन मूल्य कम है। उत्पादन मूल्य यानी श्रम शक्ति उपलब्ध होनी चाहिए, परिवहन उपलब्ध होना चाहिए, बिजली अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध हो, यानी उद्योग में खर्चा कम है। कोई भी चीज़ बनाने में उद्योग वहीं पर
पर बेनिफिट होगा उद्योग में जहाँ पर खर्चा कम आए, और जब माल तैयार हो जाए तो उस माल को बाजार तक पहुँचाने का अच्छा परिवहन व्यवस्था होना चाहिए, यानी आसानी से माल बाजार तक पहुँचाया जा सके और लोग खरीद सकें, तभी तो उद्योग को बेनिफिट होगा ना। तो इसी कारण से ये सब चीज़ें उद्योग का जब निर्माण किया जाता है, उद्योगों को जब लगाया जाता है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, देखो परिवहन मूल्य एक बड़ी सीमा तक कच्चे माल और निर्मित उत्पादों की प्रकृति पर निर्भर करता है। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का संक्षिप्त वर्णन आगे दिया गया है। यानी अब हम एक एक करके उस कारकों की बात करेंगे जो उद्योगों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा ये कारक क्या हैं, आगे ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो सबसे पहले देखो कच्चा माल। कच्चा माल उद्योग को कैसे प्रभावित करता है इसके बारे में अपने देख लेते हैं। देखो भार ह्रास वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग उन प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं जहां ये उपलब्ध होते हैं। भारत में चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के पास समीप ही स्थापित हैं। देखो मैंने गन्ने का आपको उदाहरण दिया, गन्ना जो है वो भार ह्रास करता है। भार ह्रास का मतलब क्या हुआ, गन्ने का जो वजन है वो समय के साथ कम होता जाएगा। भाई गन्ना जब उन्होंने काटा तो उसमें रस की मात्रा ज़्यादा थी, अब रस की मात्रा ज़्यादा थी तो उसका वजन भी ज़्यादा था। अब वजन ज़्यादा था यानी भार ज़्यादा था, लेकिन समय के साथ रस कम होता जाएगा, भार कम होता जाएगा, इसलिए इसको कौन सा कच्चा माल बोल देंगे, भार ह्रास होने वाला कच्चा माल बोल देंगे। भाई गन्ना अगर कारखानों से दूर उग रहा है, गन्ना अगर कारखानों से दूर उग रहा है तो वहाँ से काटने के बाद उसको कारखाने तक लाने के लिए समय जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। तो यानी थोड़ा बहुत जो रस है वो गन्ने का सूखेगा, रस की मात्रा कम होगी, तो हमें फ़ायदा किस चीज़ में है, हमें फ़ायदा इस चीज़ में है कि गन्ने के खेत जहाँ पे हैं वहीं पर कारखाने लगा दिए जाए, ताकि गन्ना काटा कारखाने में गया और चीनी बना ली, इससे ज़्यादा चीनी मिलेगी और हमें बेनिफिट भी ज़्यादा होगा। इसी तरह लुगदी उद्योग हो गया, तांबा प्रगलन उद्योग हो गया, पिग आयरन उद्योग हो गया, अपने कच्चे माल की प्राप्ति के स्थानों के निकट ही स्थापित किए जाते हैं। देखो लोहा इस्पात उद्योग में लोहा और कोयला दोनों ही भार ह्रास वाले माल हैं, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति के लिए अनुकूलतम स्थान कच्चे माल के स्रोत के निकट होना चाहिए। लोहे में भी भार ह्रास होता है और कोयले में भी होता है, इसलिए जहाँ पर लोहा निकल रहा है वहीं पर उद्योग लगा दिए जाए, या फिर कोयला जहाँ पर निकल रहा है वहीं पर उद्योग लगा दिए जाए। यही कारण है कि अधिकांश जो लोहा इस्पात उद्योग है या फिर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं, अथवा लोहा आयसक स्रोतों के निकट स्थित होते हैं। बस यही कारण है। कोयला क्षेत्र भारत में कौन कौन से हैं, बोकरो हो गया, दुर्गापुर हो गया, और लोहा आयसक स्रोतों के क्षेत्र कौन से हैं भारत में, भद्रावती, भिलाई, राउरकेला। ठीक है, देखो ये तो पहला कारण था कच्चा माल जो उद्योगों को प्रभावित करता था। ठीक है, दूसरा उद्योगों को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है शक्ति। शक्ति यानी बिजली। भाई बिजली भी तो एक शक्ति है, विद्युत भी तो एक शक्ति है, तो वो कैसे उद्योगों को प्रभावित करती है उसके बारे में अपने देखते हैं। देखो शक्ति मशीनों के लिए गतिदायी बल प्रदान करती है, और इसलिए किसी भी उद्योग की स्थापना से पहले इसकी आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाती है। फिर भी कुछ उद्योगों जैसे कि एल्यूमिनियम या फिर कृत्रिम नाइट्रोजन का निर्माण उद्योग की स्थापना शक्ति के स्रोत के निकट ही की जाती है, क्योंकि अधिक शक्ति उपयोग करने वाले उद्योग हैं और जिन्हें विद्युत की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। भाई उद्योगों में जो मशीनें चलती हैं वो अपने आप तो चलती नहीं, बिजली की ज़रूरत होती है। तो बिजली अगर मशीनों में देंगे तभी मशीनें चलेंगी, तभी उत्पादन होगा, तभी पदार्थ बनेगा, तभी वो बिकेगा और हमें लाभ होगा। तो बिजली हमें चाहिए, साथ साथ में सस्ते दामों पे चाहिए। तो सस्ते दामों पे बिजली अच्छी खासी मात्रा में कहाँ उपलब्ध होगी, भाई जहाँ पर बिजली बन रही है वहीं पर उद्योग लगा लो, यही बात है ना। तभी शक्ति का हमें अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। इसलिए बिजली का उपयोग होता है उद्योगों में, और बिजली जहाँ बनती है वहीं पर पास में उद्योग लगाए जाते हैं, इससे उद्योगों को बेनिफिट होता है। तो दूसरा कौन सा कारक हो गया, शक्ति, जो उद्योगों को प्रभावित करता है। ठीक है, देखो इसके बाद अगला कारक कौन सा है, बाजार। बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। देखो बाजार कैसे उद्योगों को प्रभावित करता है। देखो बाजार निर्मित उत्पादों के लिए निर्गम उपलब्ध करवाता है। भारी मशीन के औजार, भारी रसायनों की स्थापना उच्च मांग वाले क्षेत्रों के निकट की जाती है, क्योंकि ये बाजार अभिमुख होते हैं। देखो उद्योगों में कुछ माल बन रहे हैं ना, अब उस माल को बनाकर हम अपने पास तो रखेंगे नहीं, कहीं ना कहीं तो हम बेचेंगे।
अब घर घर जाके तो बेचने से रह गए, वो इतना सारा माल बन गया, फिर हम घर घर गए और एक एक घर में भाई आप लोगे, भाई आप लोगे, आप लोगे, ऐसे तो बेचने से अपने रह गए, ऐसे तो अपने को बेचना भी नहीं। तो फिर अपने को बेचना कैसे? भाई बाजार में ले जाओ अपना माल, दुकानों पे दे दो और दुकान वाले लोगों को दे देंगे, सीधी सी बात। हमें थोक व्यापार में देना है, वो फुटकर व्यापारी लोगों को दे देंगे, सीधी सी बात। तो बाजार पास में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई उद्योगों में जो माल बनेगा उसको बाजार में बेचने के लिए बाजार पास में होना चाहिए। अब बाजार जहाँ पर पास में होगा, इसका मतलब परिवहन का खर्चा कम आएगा, आएगा ना, कम आएगा। भाई हमें गाड़ियों का कम प्रयोग करना पड़ेगा, हमें ट्रकों का कम प्रयोग करना पड़ेगा, पेट्रोल बचेगा, पेट्रोल का खर्चा बचेगा, हमें लाभ ज़्यादा होगा। तो इसलिए कुछ उद्योग जो होते हैं वो बाजार के समीप लगाए जाते हैं, ताकि बाजार तक पहुंच आसानी से हो सके और उनको बेनिफिट अच्छा खासा हो सके। देखो सूती वस्त्र उद्योग में शुद्ध कच्चे माल का उपयोग किया जाता है और ये प्राय बड़े नगरीय केंद्रों में स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मुंबई, अहमदाबाद और सूरत, यानी मुंबई में, अहमदाबाद में और सूरत में सूती वस्त्र के उद्योग लगे हुए हैं। फिर पेट्रोलियम परिशोधनशालाओं की स्थापना भी बाजारों के निकट की जाती है, क्योंकि अपरिष्कृत तेल का परिवहन आसान होता है। उनसे प्राप्त कई उत्पादों का उपयोग दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में होता है। देखो पेट्रोलियम के जो उद्योग होते हैं ना, पेट्रोलियम का आपको पता है यूज़ ज़्यादातर तो वाहनों में होता है, लेकिन कुछ ऐसे उद्योग भी होते हैं कि पेट्रोलियम जब बनता है तो उसका उपयोग कुछ दूसरे उद्योगों में भी होता है कच्चे माल के रूप में। तो इसलिए भी पेट्रोलियम का जो उद्योग है वो बाजार के पास में ही लगाया जाता है। उसके बाद कोयले, मथुरा, बरौनी इसके विशिष्ट उदाहरण है। परिशोधनशालाओं की स्थापना के पतन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी पतन क्या चीज़ होते हैं? पतन परिवहन में सहायता करते हैं, सीधी सी बात, ठीक है। तो अगला अपना आता है कारक परिवहन। बाजार देखा। अब देखो उद्योग के लिए बाजार इंपॉर्टेंट था, लेकिन बाजार और उद्योग को जोड़ने वाला रास्ता कौन सा है? परिवहन, सड़कें, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग, ये सब परिवहन के साधन है ना। यानी परिवहन उद्योगों को और बाजार को जोड़ता है। या फिर कच्चे माल के खाने हो गए या कच्चे माल के जो भी स्रोत हो गए और वहाँ से कच्चा माल उद्योगों तक लाया जाता है, तो भी परिवहन के सारे लाया जाता है ना। तो परिवहन भी बहुत इंपॉर्टेंट कारक हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में देखो, क्या आपने कभी मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता के अंदर उनके चारों ओर उद्योगों के केंद्रीकरण के कारणों को जानने का प्रयास किया है? ऐसा इसलिए हुआ है कि प्रारंभ में परिवहन मार्गों को जोड़ने वाले केंद्र बिंदु बन गए थे ये। रेलवे लाइन बिछाने के बाद ही उद्योगों को आंतरिक भागों में स्थानांतरित किया गया। सभी मुख्य उद्योग मुख्य रेल मार्गों पर स्थित है। देखो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ये सारे बड़े केंद्र हैं हमारे देश के। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो केंद्र है ना, ये परिवहन द्वारा सुगमता से जुड़े हुए थे। यानी साधन वगैरह यहाँ पर आसानी से जा रहे थे, इसलिए इनका विकास हुआ। अब अनेक उद्योग लगते हैं वो सड़कों के किनारे ज़्यादा लगते हैं या फिर रेलवे के किनारे ज़्यादा लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चीज़ों को लाना ले जाना आसान होता है, क्योंकि यहाँ वहाँ परिवहन व्यवस्था अच्छी होती है। तो परिवहन व्यवस्था जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं उद्योगों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होती है, ठीक है। देखो अगला कारक आता है श्रम। श्रम भी इम्पोर्टेंट है। क्या हम श्रम के बिना उद्योग के बारे में सोच सकते हैं? उद्योगों को कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। भारत में श्रम बहुत गतिशील है, जनसंख्या अधिक होने के कारण श्रम अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध है। देखो श्रम के मामले में तो भारत धनी है, 135 करोड़ की आबादी का देश है हमारा, और यहाँ पे श्रम आसानी से उपलब्ध है और सस्ता भी उपलब्ध है। बस कमी इस चीज़ की है कि थोड़े कौशल की कमी है, लेकिन वो हम लोगों को सिखाकर कौशल भी अच्छा खासा कर सकते हैं। तो श्रम यानी मजदूर, मजदूर जिस उद्योग में अच्छी खासी मात्रा में सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगे, उद्योगों में काम उतना जल्दी और उतना अच्छे तरीके से होगा। तो कहीं ना कहीं श्रम भी अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देखो इसके बाद आता है हमारा ऐतिहासिक कारक, ठीक है। यानी इतिहास से संबंधित कुछ कारक आ जाएंगे। इसमें भौगोलिक इतिहास की भी बात करेंगे अपने। देखो क्या आपने कभी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरने के कारणों के विषय में सोचे? ये स्थान जो थे ये औपनिवेशिक गति द्वारा अत्यधिक प्रभावित थे। उपनिवेशीकरण के प्रारंभिक चरणों के निर्माण क्रियाओं को यूरोप और व्यापारियों द्वारा नव प्रोत्साहन दिया गया। देखो जब हमारे भारत में यूरोपियों का राज आया था ना, जब ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, तो सबसे पहले इन्हीं शहरों में आई थी। इसलिए इन शहरों का सबसे पहले विकास होता है उद्योगों उद्योगों के मामलों में, ठीक है। मुर्शिदाबाद,
ढाका, भदोही, सूरत, वडोदरा, कोझिकोड, कोयम्बटूर, मैसूर आदि स्थान महत्वपूर्ण निर्माण केंद्रों के रूप में उभरते हैं। उपनिवेशवाद के उत्तरकालीन औद्योगिक चरण में ब्रिटिश से निर्मित वस्तुओं से होड़ और औपनिवेशिक शक्ति की भेदमूलक नीति के कारण इन निर्माण केंद्रों का तेजी से विकास हुआ। यानी जो यूरोपवासी थे ना, उन्होंने इन केंद्रों का विकास किया क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आए थे। भेदमूलक नीति का मतलब ये हुआ कि वो सभी केंद्रों का ढंग से विकास नहीं कर रहे थे। कई केंद्र तो ज़्यादा अच्छे विकास हो रहा था, कई केंद्रों में अच्छा खासा विकास नहीं हो रहा था। जहाँ पर वो सहूलियत थी, जहाँ पर वो रह रहे थे, जो इलाके उनके कब्जे में थे, उनका तो विकास किया, लेकिन बाकी इलाकों का उन्होंने विकास नहीं किया। उपनिवेशवाद के अंतिम चरणों में अंग्रेजों ने चुने हुए क्षेत्रों में कुछ उद्योगों को प्रोन्नत किया था, यानी सभी उद्योगों को नहीं किया था, और देश में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का बड़े पैमाने पर स्थानिक विस्तार इस टाइम पे होता है। तो ये सब कुछ कारक थे, एक एक करके उन्होंने सारे कारक देखे। यानी ये जो सारे कारक हैं ना, ये उद्योगों को प्रभावित करते हैं। उद्योग कहाँ लगेंगे, उद्योगों की स्थिति कैसी होगी, यानी बोलें तो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में उन्होंने एक एक करके पढ़ा। और इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है औद्योगिक नीति। यानी अब उस नीति के बारे में पढ़ेंगे जिस नीति के तहत उद्योग स्थापित किए जाते हैं या फिर चलाए जाते हैं। देखो औद्योगिक नीति में अपने पढ़ते हैं। देखो, एक प्रजातांत्रिक देश होने के कारण भारत का उद्देश्य संतुलित प्रादेशिक विकास के साथ आर्थिक समृद्धि भी लाना है। देखो, भारत जो है वो प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातांत्रिक का मतलब क्या हुआ, भारत में जो सत्ता है वो प्रजा के हाथों में है। प्रजा कौन होता है, लोग होते हैं, और लोग ही नेताओं को चुनते हैं और वही नेता सरकार चलाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, भारत प्रजातांत्रिक देश है। अब प्रजातांत्रिक देश है तो भारत का पहला उद्देश्य क्या है, अपने लोगों को सहूलियत देना। तो हम अपने विकास के साथ साथ हमें आर्थिक समृद्धि भी करनी है, यानी हमारे आर्थिक विकास भी हमारा होना जरूरी हो जाता है। इसलिए देश में औद्योगिक नीति लाई जाती है, यानी इसमें बताते हैं कि उद्योग कैसे लगाने, उद्योग लगाना क्यों जरूरी है, और हमारे देश के उद्योगों के साथ विकास कैसे होगा। ठीक है, देखो भिलाई और राउरकेला में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना देश के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के निर्णय पर आधारित थी। वर्तमान समय में भारत सरकार पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योग धंधों को अनेक प्रकार से प्रोत्साहन दे रही है। देखो, भिलाई और राउरकेला कोई ज़्यादा बड़े क्षेत्र नहीं थे, लेकिन यहाँ पे लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की जाती है। ये पिछड़े जनजातीय क्षेत्र थे, लेकिन लोहा इस्पात उद्योग अगर यहाँ पे लग रहे हैं तो यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा, चाहे वो अनौपचारिक सही, लेकिन रोज़गार तो मिलेगा, लोगों के पास पैसा आएगा। ठीक है, और इस क्षेत्र का विकास होगा। इससे कहीं ना कहीं जो होगा देश के विकास में भी हेल्प होती है। वर्तमान समय में भारत सरकार पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योग धंधों में अनेक प्रकार से भी प्रोत्साहन देती है। ठीक है, देखो इसके बाद मुख्य उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे अपने। हमारे मुख्य उद्योग कौन कौन से हैं, इसमें लोहा इस्पात के बारे में पढ़ेंगे, फिर सूती वस्त्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने देखते हैं। देखो, किसी भी देश में औद्योगिक विकास के लिए लोहा इस्पात उद्योग एक मूलाधार होता है, क्योंकि आप कोई भी इंडस्ट्री में चले जाएं, हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं मशीनें तो लगी हुई हैं, और मशीनें किससे बनी है, लोहे से बनी है। आप अपने चारों तरफ नज़र घुमाएं, आपके चारों तरफ कितना सामान पड़ा है जिसमें लोहा लगा हुआ है। इसलिए लोहा जो है ना, एक तरीके से आधारभूत उद्योग होता है, हमारे परंपरागत उद्योगों में से एक है। चीनी उद्योग स्थानिक कच्चे माल पर आधारित है, जो कि अंग्रेजों के समय भी फला फूला, यानी चीनी का उद्योग है ये अंग्रेजों के समय फला फूला है। ये कहीं ना कहीं स्थानिक कच्चे माल पर आधारित होते हैं, यानी स्थानीय क्षेत्र में जो गन्ना उगता है वहीं से चीनी बनाई जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस अध्याय में वर्तमान में और भी आधुनिक उद्योगों जैसे कि पेट्रोलियम रासायनिक उद्योग या फिर अवगम प्रौद्योगिकी उद्योग यानी आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहा है कि विवेचना की जाएगी। इन सब उद्योगों के बारे में अपने आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अपना लोहा इस्पात उद्योग, यानी लोहा इस्पात उद्योग के बारे में अब अपने पढ़ते हैं। देखो, लोहा इस्पात उद्योग के विकास ने भारत में तीव्र औद्योगिक विकास के दरवाजे खोले। भारतीय उद्योग के लगभग सभी सेक्टर अपनी मूल आधारिक अवसंरचना के लिए मुख्य रूप से लोहा इस्पात पर निर्भर है। यानी भारत में लोहा इस्पात उद्योग जो बना ना, तो भारत को विकास की एक नई सीढ़ी मिली, भारत ने काफ़ी विकास किया। लोहा इस्पात उद्योग आज हमारा विश्व विख्यात है। आपने टाटा स्टील इंडस्ट्री के बारे में तो सुना ही होगा। तो लोहा इस्पात उद्योग में हम बहुत आगे हैं। ठीक है, क्या हम लोहे के उपयोग के बिना कृषि में होने वाले औजार बना सकते हैं?
बिल्कुल नहीं भाई, किसी टाइम पे हमारा हल लकड़ी का होता था, लेकिन आज जितनी भी मशीनें चलती हैं कृषि के अंदर या खेतों के अंदर, सब लोहे की बनी होती हैं, तो लोहा कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है। लोहा इस्पात उद्योग के लिए लोहा आयस्क, कोकेरी कोयला के अतिरिक्त चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज, फिर अग्नि सहम मृत्तिका आदि कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यानी लोहा उद्योग में कच्चा माल क्या क्या लगता है? लोहा आयस्क तो लगता ही लगता है, कोयला लगता है, चूना पत्थर लगता है, डोलोमाइट लगता है, मैग्नीज लगता है, या फिर अग्नि सहम मृत्तिका, ये सब कच्चे माल के रूप में लोहा उद्योग में यूज़ होते हैं। ये सभी कच्चे माल हैं, स्थूल और भार ह्रास वाले होते हैं, यानी इनका भार ह्रास होता है। देखो भार ह्रास मैंने क्या बताया था कि समय के साथ अपने भार को कम हो जाना, किसी भी वजह से समय के साथ भार का कम हो जाना भार ह्रास कहलाता है। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग की सबसे अच्छी स्थिति कच्चे माल के स्रोतों के निकट ही होती है। यानी लोहा इस्पात उद्योग वहीं पे लगाए जाएं जो जहाँ से लोहा निकलता है वहीं पर लोहा इस्पात उद्योग लगा लगा दें तो बेटर होगा, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग के साथ जो बाकी के कच्चा माल डलता है ना, वो भार ह्रास वाला होता है। भारत में छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तरी उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के भागों में समाविष्ट करते हुए अर्धचंद्राकार प्रदेश में जो उच्च कोटि के लोहा ऐसक और अच्छी गुणवत्ता वाले कोककारी कोयला के क्षेत्र हैं और अन्य संपर्कों से समृद्ध हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रदेश में लोहा इस्पात उद्योग प्रारंभ से ही स्थापित कर दिया गया। यानी ये जो क्षेत्र बताया ना, यहाँ पर अर्धचंद्राकार के रूप में एक पट्टी बनती है जहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग सबसे ज़्यादा फल रहा फूला है भारत में। ठीक है, देखो भारतीय लोहा इस्पात उद्योग के अंतर्गत बड़े एकीकृत इस्पात कारखाने और छोटी इस्पात मिलें भी सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत द्वितीय उत्पादक, ढलाई मिले या अनुषांगिक उद्योग भी सम्मिलित हैं। यानी भारत की अगर लोहा इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ बड़े उद्योगों से लेकर छोटे से छोटे उद्योग भी आते हैं। हर लेवल के उद्योग हैं, चाहे वो बड़े हैं, छोटे हैं या फिर मीडियम लेवल के हैं। तो ये सारे के प्रकार के जो उद्योग हैं ये लोहा इस्पात के अंदर आ जाते हैं। तो अब कारखानों की बातें कर ली जाएं। देखो एकीकृत इस्पात कारखाने, यानी भारत में कौन कौन से इस्पात के कारखाने हैं, सबके बारे में अपने एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है टाटा लोहा इस्पात कंपनी, जिसे हम टिस्को भी बोलते हैं ना। टाटा लोहा इस्पात कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बोल देंगे इसको इंग्लिश में, जिसे टिस्को भी बोल देते हैं। देखो टाटा लोहा इस्पात मुंबई कोलकाता रेलवे मार्ग के बहुत निकट स्थित है। यहाँ के इस्पात के निर्यात के लिए सबसे नज़दीक पतन कोलकाता है। यानी ये जो टिस्को है ये कहाँ है? मुंबई के आसपास है। ठीक है, और यहाँ पर मुंबई कोलकाता रेलवे मार्ग के बहुत निकट है। यानी मुंबई के आसपास नहीं, ये मुंबई कोलकाता का रेलवे मार्ग है, वहाँ पर टिस्को स्थापित है। और इस इस्पात यहाँ पे जो इस उद्योग में जो इस्पात बनता है उसके लिए कौन सा पतन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? कोलकाता पतन, क्योंकि कोलकाता पतन की यहाँ से दूरी लगभग लगभग 240 किलोमीटर के आसपास है, इसलिए काफ़ी आसानी होती है। संयंत्र को पानी जो है वो स्वर्णरेखा नदी से मिलता है या खारकोई नदियों से मिलता है, नाव मंडी और बादाम पहाड़ से, और कोयला जोड़ा खानों उड़ीसा से, कोकरी कोयला झरिया और पश्चिम बोकरो से कोयला क्षेत्र प्राप्त होता है। यानी ये क्षेत्र जो है यहाँ से कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, नदियाँ मैंने बताई कौन जहाँ से पानी मिलता है, और क्षेत्र मैंने बता दिया जहाँ से कोयला मिलता है। ये सब यहाँ पर कच्चे माल के रूप में यूज़ होते हैं। किस उद्योग की बात कर रहा हूँ? मैं टिस्को की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अगला आता है हमारा भारतीय लोहा इस्पात कंपनी इसको। ठीक है, यानी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, ये भारतीय लोहा में इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना हीरापुर और दूसरा कुल्टी में स्थापित किया। ये हिस्ट्री है, एक तरीके से आपको रटनी ही पड़ेगी। 1937 में भारतीय लोहा इस्पात और कंपनी यानी इसको का सहचार्य बंगाल स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। बर्नपुर पश्चिम बंगाल में लोहा और इस्पात के उत्पादन की दूसरी इकाई की स्थापना की गई। फिर इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले तीनों संयंत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के निकट कोलकाता के आसनसोल रेल मार्ग पर स्थित है, यानी यहाँ पर ये स्थित है। फिर बोलता है कि लोहा आयसक सिंह भूमि कहाँ है? झारखंड से आता है। यानी इसको में लोहा आयसक कहाँ से आता है? झारखंड से, झारखंड के सिंह भूमि जिले से। जल कहाँ से आता है? दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकार नदी, यहाँ से आता है। दुर्भाग्य से 72-73 में भारतीय लोहा और इस्पात कारखानों ने यहाँ पे इस्पात का उत्पादन बहुत कम हो गया और सरकार द्वारा ये अग्रहित कर लिया गया। यानी अब ये किसके अंदर है? ये सरकार के अंदर है। ठीक है, तो दो पढ़े। इसके बाद अगला आता है विश्वरेया आयरन एंड स्टील वर्कर्स।
जिसे VISW भी बोलते हैं, ठीक है। ये तीसरा एकीकृत इस्पात संयंत्र विश्वरेय आयरन एंड स्टील वर्कर्स, जो प्रारंभ में मैसूर लोहा और इस्पात वर्कर्स के नाम से जाना जाता था। बाबा बूदन की पहाड़ियों की केमान गुंडी से लोहा ऐसा मिलता है। कहाँ से? बाबा बूदन की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे एक स्थान है केमान गुंडी, यहाँ से लोहा ऐसा यहाँ पे आता है। फिर चूना पत्थर और मैग्नीज आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध हो जाता है, लेकिन इस प्रदेश में कोयला नहीं मिलता, यानी कोयले के लिए कहीं और से ही कोयला अपने को लाना पड़ता है। प्रारंभ में पास के जंगलों से प्राप्त किया जाता था, और बाद में देखो इसमें क्या व्यवस्था होती है। ये लकड़ी को जलाकर बनाए गए चारकोल को 1951 तक ईंधन के रूप में यहाँ प्रयोग किया जाता है। लकड़ी को जला के चारकोल बनाता था और कोयले की जगह उसका यूज़ कर लिया जाता था। बाद में यहाँ विद्युत भट्टियाँ लगा दी गई। जोग प्रपात जल विद्युत परियोजना से यहाँ पे जल मिल जाता है। संयंत्र को जल जो है भद्रावती नदी से भी प्राप्त होता है, और संयंत्र विशिष्ट इस्पात और एलॉय का भी उत्पादन ये करता है। स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कब से कब तक थी, 56 से 57 में विदेशी सहयोग से नए 3 यहाँ कारखाने स्थापित किए जाते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? ये राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ये कारखाने स्थापित होते हैं। ये सभी सार्वजनिक सेक्टर के हिंदुस्तानी स्टील लिमिटेड यानी HSL के अधिकार में थे, और 73 में इन संयंत्रों के प्रबंधन के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की जाती है, जिसे सेल भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर अपनों ने 3 कारखाने कर लिए। अगला अपना आता है राउरकेला इस्पात संयंत्र, ठीक है। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से बनाया जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये पूछ ली जाती है, ठीक है। हमारे भारत में जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है वो किसके सहयोग से बनाया जा रहा है? जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। 1959 में ये ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था। संयंत्र को कच्चे माल की निकटता के आधार पर स्थापित किया गया था, और इस प्रकार ये बाहर ह्रास वाले कच्चे माल के परिवहन से मूल्य इसका कम हो जाता है, यानी बाहर ह्रास वाले जो माल थे उसके पास में से स्थापित किया गया। इस संयंत्र को विशिष्ट अवस्थितिक लाभ प्राप्त है, क्योंकि इसके निकट जो है जरिया झारखंड से कोयला प्राप्त होता है, सुंदरगढ़ केंदुझर से लोहा ऐसा प्राप्त होता है। विद्युत भट्टियों के लिए विद्युत शक्ति हीराकुंड परियोजना से प्राप्त होती है, और जल कोयल और शंख नदियों से यहाँ जल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अगला कारखाना आता है भिलाई इस्पात संयंत्र, ठीक है। देखो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। देखो इससे पहले वाला जो था वो किसके सहयोग से बना? वो जर्मनी के सहयोग से। कौन सा? राउरकेला। लेकिन भिलाई किसके सहयोग से बनता है? रूस के सहयोग से, ठीक है। 1959 में यहाँ पर उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। लोहा ऐसा कहाँ से मिलता है? डल्ली राजहरा की खानों से, ठीक है। कोयला कोरबा और करगाली कोयला खानों से मिलता है। जल तंदुला बांध से, और विद्युत शक्ति कोरबा ताप शक्ति गृह से प्राप्त होती है, ठीक है। ये संयंत्र जो है कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। उत्पादित इस्पात का अधिकांश जो भाग है वो कहाँ से? विशाखापट्टनम में स्थित है, और हिंदुस्तान शिपयार्ड में चला जाता है, ठीक है। अगला अपना आता है जो संयंत्र है वो है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ठीक है। अगला कौन सा? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है वो यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से बनाया जा रहा है। देखो राउरकेला किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। भिलाई किसके सहयोग से बनाया गया था? रूस के सहयोग से बनाया गया था। लेकिन दुर्गापुर किसके सहयोग से बनाया गया है? यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, ठीक है। 1962 में यहाँ पर उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। संयंत्र, ये जो संयंत्र है रानीगंज और जरिया से कोयला पेट्टी में स्थित है, और लोहा अयस्क नावमंडी से यहाँ पे प्राप्त होता है। दुर्गापुर कोलकाता दिल्ली रेलवे मार्ग पर यह स्थित है, और विद्युत शक्ति कहाँ से मिलती है? दामोदर घाटी कॉरपोरेशन या DV से यहाँ पे बिजली मिलती है। अगला आता है बोकरो इस्पात संयंत्र। ये इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया जा रहा है? रूस के सहयोग से। कब स्थापित किया गया? 1964 में। इस संयंत्र की स्थापना जो है परिवहन लागत न्यूनतीकरण के सिद्धांत पे हुई है, यानी ये संयंत्र परिवहन को देखते हुए बनाया गया है, यानी परिवहन का खर्चा यहाँ कम से कम आना चाहिए। जिसके अनुसार बोकरो राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश में लोहा अयस्क प्राप्त करते हैं। वापसी में मालगाड़ी के डिब्बे राउरकेला के लिए कोयला ले जाते हैं, यानी जो कच्चा माल जो होता है ना, जिसके अनुसार बोकरो राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश में लोहा अयस्क प्राप्त करते हैं, लोहा अयस्क आता है और उसी मालगाड़ी में दोबारा कोयला बेच दिया जाता है। अन्य कच्चा माल जो है बोकरो से लगभग 350 किलोमीटर दूर परिधि के अंदर ही प्राप्त हो जाता है। जल विद्युत शक्ति की आपूर्ति कहाँ से होती है? दामोदर घाटी कॉरपोरेशन से, ठीक है।
अब कुछ अन्य इस्पात संयंत्रों की बात कर लेते हैं। देखो, चतुर्थ योजना के समय स्थापित 3 नए इस्पात संयंत्र जो थे कच्चे माल स्रोतों से दूर हैं। तीनों संयंत्र दक्षिणी भारत में है। विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश स्थित विजाग इस्पात संयंत्र पहला पतन आधारित संयंत्र है। इसकी शुरुआत 1992 में होती है। कौन सा है? विजाग इस्पात संयंत्र। शुरुआत कब होती? 1992 में। कौन सा है ये? पतन आधारित है, यानी पतन को ध्यान में रखते इसका निर्माण किया गया है। अगला आता है विजयनगर इस्पात संयंत्र। ठीक है, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में इसका विकास किया गया है। ये स्वदेशी तकनीक का इसमें उपयोग किया गया है और इस संयंत्र के आसपास प्राप्त लोहा अयस्क और चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। सेलम इस्पात संयंत्र 1982 में चालू हुआ। अगला कौन सा आता है? सेलम आता है। कहाँ पे मिलता है? ये तमिलनाडु में मिलता है। और कब चालू किया जाता है? ये 1982 में। इन मुख्य इस्पात संयंत्रों के अतिरिक्त देश के विभिन्न भागों में 206 से अधिक इकाइयाँ स्थापित हैं। इनमें से अधिकांश इकाइयाँ अपने मुख्य कच्चे माल के रूप में रद्दी लोहा का उपयोग करती हैं और विद्युत पट्टियों को प्राथमिकता देती हैं। यानी इन सब संयंत्रों के अलावा भी बाद में काफ़ी इस्पात संयंत्र है जो इतने महत्वपूर्ण फिर नहीं रह जाते। तो यहाँ पर अपनों ने लोहा उद्योग के बारे में डिटेल से पढ़ लिया। ठीक है।